मेरा नाम अभिषेक है और मैं राजस्थान के जयपुर शहर से हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ पिछले साल घटी थी। ये घटना इतनी भयानक थी कि आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। ये कहानी उदयपुर शहर के पास स्थित एक पुरानी हवेली की है, जहाँ मुझे अपने दोस्तों के साथ एक रात बितानी पड़ी थी। उस रात जो कुछ भी हुआ वो मेरी कल्पना से परे था। बात तब की है जब मेरे कॉलेज के दोस्त राहुल ने हम सभी को उदयपुर घूमने का प्लान बनाया था। हमारे ग्रुप में मेरे अलावा राहुल, प्रिया, अंकित और मेघा थे। हम पांचों दोस्त बहुत करीबी थे और हमेशा साथ घूमने जाते थे। राहुल के चाचा का उदयपुर में एक पुराना फार्म हाउस था जो शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। राहुल ने हमें बताया कि वो जगह बहुत ही खूबसूरत है और हम वहां रुक सकते हैं। हम सभी इस प्लान के लिए बहुत उत्साहित थे और जल्दी से सामान पैक करके निकल पड़े। जयपुर से उदयपुर का सफर बहुत ही मजेदार रहा। हम सभी गाड़ी में गाने गा रहे थे और मस्ती कर रहे थे। शाम के लगभग 6 बजे हम उदयपुर पहुंच गए। राहुल के चाचा का फार्म हाउस शहर से थोड़ा बाहर था, इसलिए हमने पहले शहर में घूमने और खाना खाने का फैसला किया। रात के लगभग 9 बजे हम फार्म हाउस की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे हम शहर से दूर होते गए वैसे वैसे सड़कें सुनसान होती गईं। चारों तरफ घना अंधेरा था और सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे जो हवा में डोल रहे थे। लगभग 10 बजे हम एक मोड़ पर पहुंचे जहां से 2 रास्ते निकलते थे। राहुल ने अपने फोन में मैप देखा और बोला कि हमें बाईं तरफ वाली सड़क पकड़नी है। जैसे ही हमने वो सड़क पकड़ी, मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई। सड़क बहुत ही खराब हालत में थी और गाड़ी बार बार उछल रही थी। प्रिया ने कहा कि उसे ये जगह अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन राहुल ने हंसते हुए कहा कि बस 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे और वहां सब ठीक है। लेकिन 5 मिनट 10 मिनट में बदल गए और हम अभी भी सड़क पर ही थे। अचानक हमारी गाड़ी एक गड्ढे में फंस गई और बंद हो गई। अंकित गाड़ी से उतरा और बोनट खोलकर देखने लगा। उसने कहा कि शायद कोई तार ढीला हो गया है और उसे ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। हम सभी गाड़ी से उतर गए। चारों तरफ सन्नाटा था और सिर्फ झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। मेघा ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और आसपास देखने लगी। तभी उसने सड़क के किनारे एक पुरानी हवेली की तरफ इशारा किया। वो हवेली बहुत ही पुरानी और डरावनी लग रही थी। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं और खिड़कियों के शीशे बिखरे हुए थे। राहुल ने बताया कि शायद ये उसके चाचा की पुरानी हवेली है जो अब बंद पड़ी है। अंकित ने 20 मिनट तक गाड़ी ठीक करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसने हार मानते हुए कहा कि सुबह तक इसे ठीक नहीं किया जा सकता। अब हमारे सामने 2 विकल्प थे, या तो हम सड़क पर ही रात बिताएं या फिर उस पुरानी हवेली में चले जाएं। प्रिया और मेघा डर गई थीं, लेकिन राहुल ने कहा कि हवेली में कम से कम छत तो होगी और हम वहां आराम से रात बिता सकते हैं। मैं भी राहुल की बात से सहमत था, क्योंकि सड़क पर रात बिताना ज्यादा खतरनाक लग रहा था। आखिरकार हम सभी ने हवेली में जाने का फैसला किया। हवेली तक पहुंचने के लिए हमें एक पतली पगडंडी से होकर जाना पड़ा। रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थीं और हमारे कपड़े फट रहे थे। मेघा बार बार गिर रही थी और डर से कांप रही थी। लगभग 5 मिनट की मुश्किल चढ़ाई के बाद हम हवेली के मुख्य दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजा लकड़ी का बना हुआ था और बुरी तरह से खराब हो चुका था। राहुल ने धक्का देकर दरवाजा खोला, जो चरमराती हुई आवाज के साथ खुल गया। हम सभी अंदर दाखिल हुए और अपने फोन की लाइट से देखने लगे। हवेली के अंदर का नजारा बहुत ही डरावना था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटक रही थीं, जिन पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। फर्श पर टूटे हुए शीशे और पुराने फर्नीचर के टुकड़े बिखरे हुए थे। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। प्रिया ने कहा कि उसे यहाँ रुकना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। अंकित ने कहा कि हम मुख्य हॉल में ही रुकते हैं और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाते हैं। हमने अपना सामान एक कोने में रखा और बैठने के लिए जगह साफ की। राहुल ने अपने बैग से कुछ खाने का सामान निकाला और हम सभी ने थोड़ा बहुत खाया। खाना खाते समय मुझे लगा जैसे कोई हमें देख रहा है। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। मैंने इसे अपना वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया। लगभग 12 बजे हम सभी सोने की तैयारी करने लगे। लड़कियों ने एक तरफ अपने स्लीपिंग बैग बिछाए और हम तीनों लड़कों ने दूसरी तरफ। अंकित ने कहा कि हम बारी बारी से जागेंगे ताकि कोई खतरा हो तो हम संभल सकें। पहली पाली मेरी थी, इसलिए बाकी सभी सो गए और मैं जागता रहा। रात का सन्नाटा बहुत ही डरावना था। बाहर से कभी कभी उल्लू की आवाज आ रही थी और हवा के झोंके खिड़कियों से सीटी बजा रहे थे। मैं अपने फोन में गेम खेल रहा था ताकि मेरा ध्यान बटा रहे। लगभग 1 बढ़े मुझे ऊपर की मंजिल से कुछ आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चल रहा है। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा और मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो आवाज फिर से आई और इस बार ज्यादा साफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने राहुल को जगाने की सोची, लेकिन फिर सोचा कि शायद मैं बेवजह डर रहा हूँ। मैंने हिम्मत करके अपने फोन की टॉर्च ऊपर की तरफ की। सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई थीं और कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी अचानक ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। इस बार मैं डर गया और मैंने जोर से राहुल को हिलाया।
राहुल उठा और गुस्से से बोला कि क्या हुआ। मैंने उसे ऊपर की आवाज के बारे में बताया। राहुल ने ध्यान से सुना और बोला कि शायद कोई चूहा या बिल्ली होगी, लेकिन मैंने कहा कि ये आवाज किसी जानवर की नहीं लग रही थी। राहुल और मैं दोनों जाग गए और बैठकर सुनने लगे। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई, लेकिन फिर अचानक हमें एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत ही दर्द भरी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत तड़प रहा है। इस बार हम दोनों सचमुच डर गए। अंकित भी जाग गया और उसने पूछा कि क्या हो रहा है। हमने उसे भी सारी बात बताई। अंकित ने कहा कि हो सकता है बाहर कोई हो जिसे मदद की जरूरत है, लेकिन प्रिया जाग गई और उसने कहा कि वो आवाज बाहर से नहीं बल्कि ऊपर से आ रही है। अब हम सभी जाग चुके थे और डर से एक दूसरे के करीब बैठ गए। मेघा रो रही थी और कह रही थी कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। राहुल ने सभी को शांत रहने के लिए कहा और बोला कि सुबह होने में अभी कुछ ही घंटे बाकी हैं, हम तब तक यहीं बैठे रहेंगे। लेकिन वो रोने की आवाज बंद नहीं हो रही थी और अब और भी तेज हो गई थी। अंकित ने कहा कि हमें ऊपर जाकर देखना चाहिए कि वहाँ क्या है, लेकिन प्रिया और मेघा ने मना कर दिया और कहा कि वो ऊपर नहीं जाएंगी। राहुल, अंकित और मैंने फैसला किया कि हम तीनों ऊपर जाकर देखेंगे। हमने लड़कियों से कहा कि वो यहीं रुकें और अगर कोई दिक्कत हो तो चिल्लाएं। हम तीनों ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। सीढ़ियां बहुत ही पुरानी थीं और हर कदम पर चरमरा रही थीं। ऊपर की मंजिल पर पहुंचकर हमने देखा कि वहां एक लंबा गलियारा था जिसके दोनों तरफ कमरे थे। सभी कमरों के दरवाजे बंद थे सिवाय एक कमरे के जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। रोने की आवाज उसी कमरे से आ रही थी। हम तीनों धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़े। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा सब सुन लेंगे। जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे, वो रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। अंकित ने धीरे से दरवाजा खोला और हमने अंदर झांका। कमरे में एक पुराना पलंग था और दीवारों पर कुछ तस्वीरें लटक रही थीं। कमरा खाली था और कोई नहीं था। राहुल ने कहा कि शायद आवाज कहीं और से आ रही थी, लेकिन तभी अचानक हमारे पीछे से एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा जोर से बंद किया हो। हम तीनों झटके से मुड़े और देखा कि गलियारे के सभी दरवाजे खुद से खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। ये देखकर हम सचमुच घबरा गए और भागने लगे। हम सीढ़ियों से नीचे की तरफ दौड़े, लेकिन अचानक सीढ़ियों के बीच में एक सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत की परछाई दिखाई दी। उसके बाल खुले हुए थे और वो हमारी तरफ पीठ करके खड़ी थी। हम तीनों वहीं रुक गए। अंकित ने कांपती आवाज में पूछा कि कौन हो तुम, लेकिन वो औरत बिना कुछ बोले धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ने लगी। जब उसने अपना चेहरा हमारी तरफ किया तो हम जो देखा वो हमारी जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य था। उसके चेहरे पर कोई त्वचा नहीं थी, बस हड्डियां और मांस दिख रहा था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और मुंह से खून टपक रहा था। उसने एक भयानक चीख मारी और हमारी तरफ बढ़ने लगी। हम तीनों चिल्लाते हुए नीचे की तरफ भागे। प्रिया और मेघा भी हमारी चीख सुनकर उठ गईं और डर से चिल्लाने लगीं। राहुल ने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि सभी जल्दी से बाहर निकलो। हम सभी अपना सामान छोड़कर हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन दरवाजा अब खुल नहीं रहा था। अंकित और राहुल ने मिलकर दरवाजे को धक्का लगाया, लेकिन वो हिला तक नहीं। पीछे से वो भयानक आवाजें और करीब आती जा रही थीं। मेघा रोते हुए बोली कि हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। प्रिया ने खिड़की की तरफ इशारा किया और कहा कि हम खिड़की से निकल सकते हैं, लेकिन खिड़की काफी ऊंची थी और शीशे टूटे हुए थे। फिर भी हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। अंकित ने अपनी जैकेट से खिड़की के बचे हुए शीशों को तोड़ा और एक एक करके हम सभी बाहर कूद गए। मैं आखिरी में था और जैसे ही मैं कूदने वाला था, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत मेरे ठीक सामने खड़ी थी। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी और वो मुझे अंदर खींच रही थी। मैंने जोर से चिल्लाया और दूसरे हाथ से खिड़की की चौखट पकड़ ली। बाहर से राहुल और अंकित मुझे बाहर खींच रहे थे। कुछ सेकंड तक ये खिंचाई चलती रही और फिर अचानक उस औरत ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं खिड़की से बाहर गिर गया। हम सभी भागते हुए सड़क की तरफ पहुंचे। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की सभी खिड़कियों से एक मध्यम लाल रोशनी निकल रही थी। हम रुके बिना दौड़ते रहे जब तक कि हवेली हमारी नजरों से ओझल नहीं हो गई। हम सभी सड़क पर पहुंचे जहां हमारी गाड़ी खड़ी थी। सभी हाँफ रहे थे और डर से कांप रहे थे। मेघा बुरी तरह रो रही थी और प्रिया शौक में थी। राहुल ने एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और अचानक गाड़ी स्टार्ट हो गई, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। हम सभी गाड़ी में बैठ गए और राहुल ने पूरी स्पीड से गाड़ी चलाई। हमने सुबह होने का इंतजार नहीं किया और सीधे उदयपुर शहर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में किसी ने कुछ नहीं बोला, सब अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम शहर में पहुंच गए। वहां एक होटल में रुककर हम सभी ने चाय पी और थोड़ा शांत हुए। अंकित ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो सच था या फिर हम सभी का सामूहिक भ्रम था, लेकिन मेरे हाथ पर जो निशान थे वो साबित कर रहे थे कि जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल सच था। अगले दिन हमने उस इलाके के बारे में कुछ लोगों से पूछताछ की। एक बुजुर्ग आदमी ने हमें बताया कि वो हवेली लगभग 50 साल से वीरान पड़ी है।
उस हवेली में पहले एक अमीर जमींदार रहता था, जिसकी एक बेटी थी जिसका नाम मोहिनी था। कहते हैं कि मोहिनी की शादी किसी ऐसे लड़के से तय हुई थी जिससे वो प्यार नहीं करती थी। शादी से एक रात पहले मोहिनी ने खुद को उसी हवेली की ऊपरी मंजिल के एक कमरे में आग लगाकर जला दिया था। उस दिन से लेकर आज तक उस हवेली में अजीब घटनाएं होती रहती हैं। कई लोगों ने वहां एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत को देखा है, और जो भी रात में वहां रुकता है उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। ये सुनकर हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए। हमें एहसास हुआ कि हम कितने खतरे में थे, और अगर हम थोड़ी देर और रुक जाते तो शायद हम में से कोई जिंदा नहीं बचता। उस बुजुर्ग ने हमें चेतावनी दी कि हम उस हवेली के बारे में किसी को न बताएं, क्योंकि मोहिनी की आत्मा उन लोगों को भी नहीं छोड़ती जो उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन मैं आज आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को उस जगह के बारे में पता होना चाहिए, ताकि कोई और हमारी तरह उस खतरे में ना फंसे। उस घटना के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई है। मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं जिनमें मैं फिर से उसी हवेली में फंसा हुआ होता हूँ। कभी कभी रात में मुझे लगता है कि कोई मेरे कमरे में है और मुझे देख रहा है। मेरे हाथ पर जो निशान थे वो आज भी मौजूद हैं, और कभी कभी उनमें दर्द होता है। प्रिया और मेघा ने मनोचिकित्सक से इलाज करवाया है क्योंकि उन्हें उस रात के बाद से नींद नहीं आती थी। राहुल और अंकित भी अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। हम पांचों ने मिलकर यह फैसला किया था कि हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन मैं चुप नहीं रह सका। कई बार मैंने सोचा कि क्या वाकई वो सब सच था, या फिर हम सभी का दिमाग हमारे साथ खेल खेल रहा था। लेकिन जब मैं अपने हाथ के निशान देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो सब बिल्कुल सच था। मोहिनी की आत्मा आज भी उस हवेली में भटक रही है, और अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण वो किसी को भी वहां से जाने नहीं देना चाहती। मुझे नहीं पता कि उसने मुझे क्यों जाने दिया, लेकिन मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि मैं आज जिंदा हूं और अपनी कहानी सुना पा रहा हूं। राहुल के चाचा ने जब हमसे पूछा कि हम उनके फार्म हाउस क्यों नहीं पहुंचे, तो हमने उन्हें सच्चाई नहीं बताई। हमने बस इतना कहा कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए हम होटल में रुक गए। उन्होंने हमें बताया कि वो पुरानी हवेली उनकी नहीं थी, बल्कि किसी और की थी, जो बहुत साल पहले छोड़ दी गई थी। ये सुनकर हमें और भी अजीब लगा, क्योंकि राहुल ने हमें बताया था कि वो हवेली उनके चाचा की है। जब हमने राहुल से इस बारे में पूछा तो वो भी हैरान रह गया और बोला कि उसे नहीं पता था कि वो हवेली किसकी है। उसने बस अंधेरे में देखकर अंदाजा लगाया था। इससे पता चलता है कि शायद हमें जानबूझकर उस हवेली की तरफ खींचा गया था, या फिर ये सिर्फ एक भयानक संयोग था। उस घटना के कुछ महीनों बाद मैंने इंटरनेट पर उस हवेली के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। मुझे कुछ पुराने अखबारों के आर्टिकल मिले जिनमें उस हवेली और मोहिनी की कहानी का जिक्र था। एक आर्टिकल में लिखा था कि मोहिनी सिर्फ 18 साल की थी जब उसने अपनी जान दे दी थी। उसके पिता ने उसकी शादी एक 50 साल के अमीर व्यापारी से तय की थी, जिससे वो नफरत करती थी। मोहिनी किसी और से प्यार करती थी, जो उसके गांव का एक साधारण लड़का था। जब उसके पिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उस लड़के को गांव से भगा दिया और मोहिनी को हवेली में कैद कर दिया। शादी से एक रात पहले मोहिनी ने अपने कमरे में तेल छिड़क कर आग लगा ली और खुद को जिंदा जला लिया। उसकी चीखें पूरी हवेली में गूंजी थी, लेकिन जब तक लोग उसे बचा पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी को पढ़कर मुझे बहुत दुख हुआ। मोहिनी एक मासूम लड़की थी जिसने प्यार के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन आज वो एक भयानक आत्मा बनकर उस हवेली में फंसी हुई है। कई लोगों का मानना है कि अगर किसी की मौत बहुत तड़प और दर्द में हो तो उसकी आत्मा शांति नहीं पाती और वो उसी जगह पर भटकती रहती है जहां उसकी मौत हुई थी। शायद मोहिनी की आत्मा भी यही चाहती है कि कोई उसकी तकलीफ को समझे और उसे शांति दिलाए, लेकिन जिस तरह से उसने हमें डराया और हमला किया, उससे लगता है कि अब वो सिर्फ गुस्से और नफरत से भरी हुई है। मैंने कुछ तांत्रिकों और पंडितों से भी संपर्क किया जो भूत प्रेत के मामलों में माहिर हैं। एक तांत्रिक ने मुझे बताया कि जब किसी की आत्मा किसी जगह पर फंस जाती है तो वो उस जगह की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समा लेती है और समय के साथ वो और भी खतरनाक हो जाती है। मोहिनी की आत्मा को 50 साल हो चुके हैं उस हवेली में भटकते हुए, इसलिए अब वो बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक बन चुकी है। उस तांत्रिक ने मुझे चेतावनी दी कि मैं दोबारा कभी उस हवेली के पास भी न जाऊं, क्योंकि मोहिनी ने एक बार मुझे छोड़ दिया है, लेकिन अगली बार वो इतनी दयालु नहीं होगी। उस तांत्रिक ने मुझे एक तावीज़ भी दिया जो मुझे बुरी आत्माओं से बचाएगा। मैं हमेशा वो तावीज़ अपने गले में पहनकर रखता हूँ। मैंने प्रिया, मेघा, राहुल और अंकित को भी ऐसे तावीज़ दिलवाए। हम सभी अब बहुत सावधान रहते हैं और रात में अकेले किसी सुनसान जगह पर नहीं जाते। उस एक रात ने हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी है। पहले हम सभी भूत प्रेत को मजाक समझते थे, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये सब सच है और बहुत खतरनाक है। कुछ महीने पहले मुझे एक अजीब सपना आया था। सपने में मैं फिर से उसी हवेली में था, लेकिन इस बार मैं अकेला था। मैं उसी कमरे में खड़ा था जहां से रोने की आवाज आ रही थी। मोहिनी वहां बैठी हुई थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा भयानक नहीं था, बल्कि बहुत सुंदर था। वो रो रही थी और मुझसे मदद मांग रही थी। उसने कहा कि वो यहां से निकलना चाहती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता।
उसने कहा कि अगर कोई उसकी अस्थियों को ढूंढकर गंगा में विसर्जित कर दे तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। जब मैं सुबह उठा तो मैं पसीने से तरबतर था और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने उस सपने के बारे में उस तांत्रिक को बताया। उसने कहा कि शायद मोहिनी मुझसे सचमुच मदद मांग रही है, लेकिन उसने मुझे चेतावनी दी कि ये उसकी चाल भी हो सकती है जिससे वो मुझे दोबारा उस हवेली में बुला सके। उसने कहा कि मैं किसी भी हालत में वापस उस हवेली में ना जाऊं, लेकिन उस सपने के बाद से मुझे मोहिनी की बातें दिमाग से नहीं निकल रही हैं। एक तरफ तो मैं उससे बहुत डरता हूं, लेकिन दूसरी तरफ मुझे उस पर दया भी आती है। शायद वो सचमुच मदद चाह रही है और कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। मैंने राहुल से इस बारे में बात की। राहुल ने साफ मना कर दिया और कहा कि हम दोबारा उस हवेली के पास भी नहीं जाएंगे। अंकित ने भी मुझे समझाया कि ये सब भूल जाऊं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं, लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूं जब हर रात मुझे वही सपना आता है और मोहिनी मुझसे मदद मांगती है। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे वापस जाना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन फिर मुझे उस रात की याद आ जाती है और मैं डर जाता हूं। एक दिन मैं अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और कुछ पुरानी किताबें पढ़ रहा था। अचानक मेरी नज़र एक किताब पर पड़ी जिसका शीर्षक था आत्माओं की मुक्ति के उपाय। मैंने वो किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। उस किताब में लिखा था कि अगर किसी आत्मा को मुक्ति दिलानी हो तो ज़रूरी नहीं कि उसकी अस्थियां ढूंढी जाएं। अगर कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति से उस आत्मा के लिए पूजा पाठ करवाए और उसके नाम पर दान करे तो भी आत्मा को शांति मिल सकती है। ये पढ़कर मुझे एक रास्ता दिखाई दिया। मैंने तय किया कि मैं मोहिनी के लिए एक पूजा करवाऊंगा। मैंने अपने शहर के एक प्रसिद्ध पंडित से संपर्क किया और उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी ने कहा कि वो एक विशेष पूजा करेंगे जो अशांत आत्माओं को शांति देने के लिए की जाती है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मोहिनी के नाम पर कुछ दान भी करूं और गरीबों को खाना खिलाऊं। मैंने वैसा ही किया। पूजा के दिन मैंने राहुल, प्रिया, अंकित और मेघा को भी बुलाया। हम सभी ने मिलकर मोहिनी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पूजा के बाद उस रात मुझे फिर से वही सपना आया, लेकिन इस बार मोहिनी मुस्कुरा रही थी। उसने मुझसे कहा, धन्यवाद अभिषेक, तुमने मेरी मदद की। अब मैं इस हवेली से आज़ाद हो सकती हूँ। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और जैसे ही मैंने उसका हाथ छुआ मुझे एक सफ़ेद रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी में मोहिनी धीरे धीरे गायब होने लगी और उसके चेहरे पर शांति का भाव था। जब मैं सुबह उठा तो मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे एक बोझ मेरे कंधों से उतर गया हो। उस दिन के बाद से मुझे फिर कभी वो सपना नहीं आया। मेरे हाथ के निशान भी धीरे धीरे हल्के पड़ते गए और अब लगभग गायब हो चुके हैं। मुझे लगता है कि मोहिनी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई है, लेकिन मैं आज भी उस हवेली के बारे में सोचता हूँ और सोचता हूँ कि क्या सचमुच वो अब खाली है या फिर अभी भी कुछ अनकहा रहस्य वहाँ छुपा हुआ है। कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि उदयपुर की उस पुरानी हवेली को तोड़ने का फैसला लिया गया है। सरकार ने उस जमीन को किसी बिल्डर को बेच दिया है जो वहाँ एक रिजॉर्ट बनाना चाहता है। जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मुझे राहत मिली। कम से कम अब कोई और उस हवेली में फंसकर वो नहीं झेलेगा जो हमने झेला था। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब कुछ हफ्तों बाद मैंने पढ़ा कि उस हवेली को तोड़ने का काम रोक दिया गया है, क्योंकि वहां काम कर रहे मजदूरों के साथ कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। एक मजदूर ने बताया कि जब वो हवेली की दीवार तोड़ रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। एक और मजदूर ने कहा कि उसे रात में हवेली से रोने की आवाज़ सुनाई दी। बिल्डर ने तांत्रिकों को बुलाया और हवेली में पूजा पाठ करवाया, लेकिन फिर भी अजीब घटनाएं होती रहीं। आखिरकार बिल्डर ने भी हार मान ली और प्रोजेक्ट रद्द कर दिया। वो हवेली आज भी वैसे ही खड़ी है जैसे पहले थी और शायद हमेशा वैसे ही रहेगी। ये सुनकर मुझे एहसास हुआ कि शायद मोहिनी की आत्मा को पूरी तरह से शांति नहीं मिली है, या फिर उस हवेली में कोई और भी आत्मा है जिसके बारे में हमें नहीं पता। कुछ लोगों का कहना है कि उस हवेली में मोहिनी के अलावा उसके पिता और उस व्यापारी की भी आत्माएं भटक रही हैं, जिनकी मौत मोहिनी की मौत के कुछ दिनों बाद रहस्यमय तरीके से हुई थी। कहते हैं कि मोहिनी के पिता को अपनी बेटी की मौत का इतना दुख हुआ कि उन्होंने जहर खाकर अपनी जान दे दी, और वो व्यापारी भी उसी हवेली में किसी ने मार डाला था। इन सब की आत्माएं आज भी उस हवेली में फंसी हुई हैं और अपने अपने पापों की सजा भुगत रही हैं। मैं आज भी सोचता हूं कि उस रात हम पांचों दोस्त कितने करीब मौत के मुंह में चले गए थे। अगर हम थोड़ी देर और रुक जाते या फिर खिड़की से भागने का रास्ता नहीं मिलता तो शायद हम में से कोई जिंदा नहीं बचता। वो रात मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था और मैं चाहता हूं कि किसी और को वो सब न झेलना पड़े जो हमने झेला। इसीलिए मैं आज आपको ये कहानी सुना रहा हूं ताकि अगर आप कभी उस इलाके में जाएं तो उस पुरानी हवेली से दूर ही रहें। राहुल, अंकित, प्रिया और मेघा अब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं।
हम अभी भी दोस्त हैं, लेकिन हम कभी उस रात के बारे में बात नहीं करते। हम सभी ने मिलकर एक वादा किया था कि हम उस घटना को भूल जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीजें कभी भूलती नहीं हैं। वो चीखें, वो भयानक चेहरा और वो डर आज भी मेरे दिमाग में ताज़ा है। कभी कभी रात में जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ मेरा डर है, लेकिन फिर भी ये महसूस बहुत असली लगता है। मैंने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मुझे डर था कि वो चिंता करेंगे। लेकिन मेरी माँ को शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उस घटना के बाद से मैं बदल गया था। मैं पहले जितना खुश और हंसमुख नहीं रहा। माँ ने कई बार पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन मैंने हमेशा टाल दिया। एक दिन माँ ने मेरे कमरे में सफाई करते समय मेरे हाथ पर वो निशान देख लिया। उन्होंने पूछा कि ये कैसे हुआ, तो मैंने झूठ बोल दिया कि किसी कुत्ते ने काट लिया था। लेकिन माँ समझ गई थी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि वो निशान किसी कुत्ते के काटने जैसे नहीं थे। कुछ महीनों बाद जब मैं थोड़ा सामान्य हुआ तो मैंने माँ को सब कुछ बता दिया। माँ ने बहुत ध्यान से सुना और फिर मुझे गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा थी कि मैं बच गया। उन्होंने मुझे एक हनुमान चालीसा की किताब दी और कहा कि मैं रोज इसे पढूं। मैं रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और सच में मुझे बहुत शांति मिलने लगी। धीरे धीरे मेरे बुरे सपने कम होते गए और मैं पहले जैसा होने लगा। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि उस घटना ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने सीखा कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। हम सोचते हैं कि विज्ञान सब कुछ समझा सकता है, लेकिन कुछ चीजें विज्ञान से परे हैं। भूत प्रेत और आत्माएं सच में मौजूद हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हमें उन जगहों पर नहीं जाना चाहिए जो अशुभ हैं या जहां बुरी आत्माएं भटकती हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारी सच्ची रक्षा कर सकते हैं। मैं अब अंतिम वर्ष का छात्र हूं और जल्द ही मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है। मैंने तय किया है कि मैं पत्रकारिता में अपना करियर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लोगों को सच बताना पसंद है। मैं ऐसी कहानियां लिखना चाहता हूं जो लोगों को जागरूक करें और उन्हें सच्चाई से रूबरू कराएं। मेरी पहली कहानी यही होगी जो मैंने आपको सुनाई है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी पढ़कर लोग सावधान रहेंगे और किसी भी अनजानी जगह पर रात को नहीं रुकेंगे। उदयपुर की वो हवेली आज भी खड़ी है और शायद हमेशा खड़ी रहेगी। स्थानीय लोग उससे दूर ही रहते हैं और रात के समय तो उस इलाके में कोई नहीं जाता, लेकिन फिर भी कभी कभार कोई ना कोई अनजान व्यक्ति या पर्यटक उस हवेली में चला जाता है और फिर वही होता है जो हमारे साथ हुआ था। कुछ लोग तो वापस लौटे ही नहीं। पुलिस ने कई बार उस हवेली की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन स्थानीय लोग जानते हैं कि वहां क्या है और वो किसी को भी उस हवेली के पास जाने की सलाह नहीं देते। मैं आज भी सोचता हूं कि मोहिनी क्या सचमुच मदद मांग रही थी या फिर वो हमें जाल में फंसाना चाहती थी। शायद मुझे कभी इसका जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि उस रात ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैं अब पहले जैसा लापरवाह नहीं रहा। मैं हर कदम सोच समझकर उठाता हूं और किसी भी खतरे को हल्के में नहीं लेता। अगर आप कभी राजस्थान घूमने जाएं तो उदयपुर जरूर जाइए। वहां बहुत सुंदर झीलें और महल हैं। लेकिन अगर कोई आपको शहर से बाहर किसी पुरानी हवेली में रुकने के लिए कहे तो कृपया मना कर दीजिए। अपनी जिंदगी और अपनी सुरक्षा को जोखिम में मत डालिए। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसानों को नहीं जाना चाहिए, और वो उदयपुर की हवेली उनमें से एक है। मेरी कहानी से सबक लीजिए और सावधान रहिए, क्योंकि जब मौत और खतरा सामने हो तो पछताने से कोई फायदा नहीं होता। ये थी मेरी कहानी जो मैंने आप सभी के साथ साझा की। मुझे उम्मीद है कि आप इससे कुछ सीखेंगे और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। याद रखिए कि ये दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो हम देख सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों से ओझल है, लेकिन फिर भी मौजूद है। भूत प्रेत और आत्माएं केवल कहानियों में नहीं होती, बल्कि असलियत में भी होती हैं, और अगर आप उनसे टकरा गए तो शायद आप जिंदा नहीं बच पाएं। इसलिए हमेशा सतर्क रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। धन्यवाद।